नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल कर रहे थे जिसके अंदर अपने देख रहे थे स्वतंत्रता या स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, अपना कल का टॉपिक था स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में ऊर्जा संरक्षण। पिंड में ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे कि कोई एक पिंड है, उसे स्वतंत्र रूप से क्या किया गया है, ऊंचाई से गिराया गया है, तो उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं रहती। तो अपने ये लेकर के चल रहे थे कि यहाँ पर वो कण है जो ए बिंदु पर है और उसके बाद में ये धरातल है। ठीक है, और यहाँ से होता हुआ वो कण जो है वो बिंदु सी पर पहुँच रहा है। ठीक है, सी पर पहुँच रहा है। बीच में एक अन्य बिंदु आता है, बीच में कहीं पर भी मान लो जैसे यहाँ एक अन्य बिंदु आता है बी। तो इन तीनों बिंदुओं पर अपने को क्या करना है, देखना है कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है या नहीं रहती। ठीक है, ये जो हाइट है इसकी, ये h मान लेते हैं कि h हाइट पर ये है और ये जो ऊंचाई है अपने इसे x से लिख देते हैं। ये पॉइंट अपना a है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट c है और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, b है। ये जो पॉइंट है क्या है, बी है। तो अपने इसमें दर्शाना है कि ऊर्जा जो है वो यहाँ पर संरक्षित रहती है या नहीं रहती। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु ए पर। सबसे पहले देखते हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए पर यदि अपने देखें तो ए पर आप लोग एक तो गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करोगे, दूसरा आप लोग क्या करोगे, स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करोगे। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं यू ए का। तो यू ए का मान कितना आएगा, एम जी एच आएगा। कितना, एम जी एच। एफ इक्वल जो अपने सूत्र होता है डब्ल्यू इक्वल बल गुना विस्थापन या एफ इंटू डी एक्स जो सूत्र होता है वो अपने यहाँ पर लगा रहे हैं। तो एफ की जगह तो क्या लिख दिया, एम जी लिख दिया बार और एच ऊंचाई जो अपने कितने लिए, एच लिखी है। इसके अलावा जो अपने पास में के ए काइनेटिक एनर्जी है उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसे अपने स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं तो यहाँ u का जो मान है वो कितना है, 0 है, यानी इसका प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, 0 है। इससे अपने पास में ई ए कितना आएगा, ई ए आएगा यू ए प्लस के ए। ठीक है, यानी ये बनेगा एम जी एच प्लस 0, यानी ये आ जाएगा एम जी एच। ये कितना है, ये ई ए है और ये अपने पास में समीकरण 1 है। समीकरण 1 से अपने पास में क्या आता है, एम जी एच आता है। इसी तरीके से बिंदु बी पर, बिंदु बी पर देखिए, बिंदु बी पर यदि आप लोग देखते हो तो एक तो आपको देखना पड़ेगा यू बी का मान। यू बी का मान देखें तो सूत्र तो वही रहेगा एम जी और इंटू एच। एच की जगह अपनी ऊंचाई देखनी है, ये विस्थापन देखना है कि विस्थापन इसमें कितना हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये कितना विस्थापित हुआ है, यहाँ से x विस्थापित हुआ है। तो अब इसकी धरातल से ऊंचाई जो है वो कितनी रह जाती है, h माइनस एक्स रह जाती है। ठीक है, ऊंचाई कितनी रह जाती है, h माइनस का x रह जाती है। ठीक है, एम जी एच अपने हाइट देखते हैं, एम जी एच। तो ये हाइट देखेंगे अपने, जैसे पहले यहाँ पर अपने ये h तक ये हाइट देख रहे थे, अब ये हाइट देखेंगे तो h माइनस एच। फिर अपने किसका मान निकालेंगे, अपने के ए का मान निकालेंगे। कितना आएगा, 1/2 एम वी स्क्वेयर। कितना आएगा, 1/2 एम वी स्क्वेयर मान आएगा। वी स्क्वेयर का मान आप लोग कहाँ से ज्ञात करोगे, वी स्क्वेयर का मान ज्ञात करोगे, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2g एस जो अपने पास में सूत्र होता है उसकी सहायता से। यू स्क्वेयर का मान तो कितना है, 0, तो वी स्क्वेयर बराबर कितना है, 0 प्लस 2g। और कितना विस्थापित होकर के पहुंचा है ये बी पर, ये x विस्थापित होकर के पहुंचा है। तो वी स्क्वेयर का मान कितना आ जाता है, वी स्क्वेयर आ जाता है 2g x। ठीक है, ये यहाँ रख दीजिए कि ये आएगा 1/2 m और 2g x। ये कैंसिल, ये b है भी के बी, तो के बी का मान कितना आएगा, ये आएगा एम जी एक्स। कितना आएगा, एम जी एक्स आएगा। पॉइंट बी पर मान ज्ञात कर रहे हैं तो अपने पास में ई बी का मान कितना आएगा, ई बी का मान आएगा यू बी प्लस
के बी, ये कितना है अपने पास में यू बी, ये है एम जी एच माइनस एक्स और प्लस ये एम जी एक्स। तो ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, एम जी एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे और फिर से कितना आ जाएगा एम जी एच आ जाएगा। तो ई बी का मान भी कितना आ रहा है, ई बी का मान भी एम जी एच आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ई ए पर मान कितना है एम जी एच है और ई बी पर भी मान कितना है एम जी एच है। फिर अपने आगे पहुंचते हैं और बात करते हैं पॉइंट सी की। तो बिंदु सी पर, बिंदु सी पर देखिए, बिंदु सी पर जब अपने को मान देखना है तो सबसे पहले तो आप लोग इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करोगे। स्थितिज ऊर्जा यू सी का मान तो कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ये पॉइंट सी है और धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, ये जीरो ऊंचाई पर है। ये धरातल है और धरातल पर बिंदु सी स्थित है, इसलिए यू सी का मान तो कितना है, जीरो है, ठीक है। अपने को के सी जो है, उस के सी का मान ज्ञात करना है और सूत्र रहेगा 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर। देखो ये वी स्क्वायर जो अपने यहाँ ज्ञात किया था ना, ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर अलग है दोनों। आप लोग या तो सीधा याद रखना अलग है, या फिर आप लोग इस वाले को बी लिख देना और उसको क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे, वी सी। तो वी स्क्वायर का अपने मान ज्ञात करें, वही सूत्र यू स्क्वायर प्लस 2g एस। तो वी स्क्वायर प्रारंभिक वेग 0 और 2g और s की जगह कितना आएगा, h आएगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति a से c तक जब ये आता है तो कितनी ऊंचाई से आता है, ये h ऊंचाई से आता है, h विस्थापन तय करके आता है। तो वी स्क्वायर का मान कितना है, 2g h है। कितना है, 2g h है। याद रखो के सी का मान कितना आएगा, 1/2 m और वी स्क्वायर की जगह 2g h, 2 से 2 कैंसिल, के सी बराबर कितना आएगा, mg h आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा, अब आपके पास में आ जाएगा EC बराबर UC प्लस KC। UC का मान तो 0 प्लस mg h, EC बराबर mg h, ठीक है। तो अपने पास में ये समीकरण 3 आ जाती है, समीकरण 3। आप लोग समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों से देख सकते हो। ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर कितना, एम जी एच, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तीनों पॉइंटों की बात कर ली, ए की, बी की और सी की, तीनों ही पॉइंटों पर आपके पास में जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, एम जी एच आ रहा है, जिससे अपने को पता चलता है कि यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा जो है वो क्या है, संरक्षित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने इसके अंदर जब बात करेंगे वो बात करेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि जो स्प्रिंग होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा हम लोग किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग के अंदर अपने कुछ एक बातें पहले पढ़ चुके हैं स्प्रिंग के बारे में। देखिए अपना टॉपिक है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। जो हमारे पास में स्प्रिंग है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि अपने देखें तो अपने जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो उसकी समय अवस्था के सापेक्ष अपने क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं, जिससे प्रत्यानयन बल के विरुद्ध क्या होता है, वहाँ पर कार्य होता है। ये कार्य जो है वो किसके रूप में स्टोर हो जाता है, स्प्रिंग की प्रत्यास्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। हमारे पास में जो स्प्रिंग होता है, जैसे ये कोई एक स्प्रिंग है, ये आपने क्या लगा रखा है, कोई एक स्प्रिंग लगा रखा है, और जब अपने स्प्रिंग को क्या करते हैं, खींचते हैं। जब स्प्रिंग को खींचा जाता है इसकी साम्य अवस्था से क्या करते हैं अपने, जैसे ये साम्य अवस्था में था और साम्य अवस्था से अपने क्या कर दिया, इसे खींच दिया। तो जब अपने इसे साम्य अवस्था से खींचते हैं तो जो इसके अंदर बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है, उसके विरुद्ध अपने क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वो कार्य जब अपने करते हैं तो वो कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, वो कार्य अपने इसकी प्रत्यास्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यास्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा के रूप में
हम लोगों ने जो कार्य किया है वो कार्य क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्प्रिंग होता है जब वो अपनी उसे खींचते हैं तो उसके खींचने का क्या किया जाता है, वहाँ पर विरोध किया जाता है। वो जो विरोध करता है वो कौन सा बल करता है, प्रत्यानयन बल करता है। प्रत्यानयन बल जो है वो क्या करता है, उसे साम्यावस्था में लेकर के आने की कोशिश करता है और अपने क्या करते हैं, उस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। किसके विरुद्ध कार्य करते हैं, अपने प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। और ये जो कार्य अपने कर रहे हैं ये किसके रूप में स्टोर हो जाता है, ये इसके अंदर इसके जो अपने पास में प्रत्यास्थितिज ऊर्जा है इसके रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने स्प्रिंग जो है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होने का कारण है, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा जो है इसके होने का कारण है। और मान लेते हैं अपने पास में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जो स्प्रिंग नियतांक है वो क्या है, के है। स्प्रिंग नियतांक कितना मान लिया आपने, के मान लिया। तो अब अपने क्या करेंगे, स्प्रिंग के अंदर कार्य का सूत्र लिखेंगे। तो कार्य यू या डब्ल्यू और माइनस का कितना, के, और विस्थापन कितना किया है, इसे विस्थापित कितना किया है अपने, एफ किया है। ठीक है, अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर और कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक। मान लेते हैं इसकी 0 जो पोजीशन थी वहाँ से अपने इसे कहाँ ले गए, खींच करके इसकी x पोजीशन तक ले गए। तो इसके 0 से x पोजीशन तक जो अपने कार्य कर रहे हैं वो कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, वो अपने ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये अपने माइनस लगा रखा है, ये माइनस अपने को बता रहा है कि अपने प्रत्यानयन जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो 0 से x एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर और साथ में क्या लगा दिया, इसके माइनस लगा दिया। u के इसके इक्वल माइनस के 0 से x और f वेक्टर जो है अपने इसे एक तो डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे f dx लिख देंगे इसे, क्योंकि यहाँ कोस थीटा बनेगा और थीटा का मान अपने कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अपने जब डॉट प्रोडक्ट इसका खोलेंगे तो अपने लिख देंगे इसे एफ डी एक्स कोस थीटा और थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, जिससे ये अपने पास में कितना आएगा, एफ डी एक्स आएगा। ठीक है, अब आगे अपने लिखेंगे u इक्वल माइनस का 0 से x और f की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का kx और dx, माइनस का kx और क्या लिख दिया, dx लिख दिया। u इक्वल ये माइनस बाहर, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 0 से x kx और dx। अब u इक्वल के समाकलन से बाहर 0 से x और x और dx, u इक्वल के और इसका समाकलन x स्क्वायर बटा 2 और 0 से x, u इक्वल 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, u इक्वल 1/2 kx स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को अपने एक और अन्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे पास में ग्राफीय विधि होती है, उस ग्राफीय विधि से भी हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि अपने ग्राफ खींचते इस ओर x और इस ओर अपने y, इस पर अपने बल लेते और ये जो है इस पर अपने क्या करते, विस्थापन लेते। तो ये जो मान है ये कितना होता है, यदि x होता, नाम लिख देता हूँ मैं इसका, जैसे a और b नाम लिख दिया, और यहाँ पर कोई कोण थीटा बनता और ये जो अपने है ये किसके बराबर आता, f इक्वल माइनस के एक्स जो है इसके बराबर आ जाता। ठीक है, तो ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसके बराबर आता, ये क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर आता है। यानी 1/2 kx स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, ये अपने पास में जो त्रिभुज बन रहा है OBA, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो त्रिभुज बना है OBA, इसका जब आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, वो क्षेत्रफल जो है हमारे पास में इस किए गए कार्य या स्थितिज ऊर्जा जो इसमें स्टोर हो रही है उसके बराबर आ जाएगा। u इक्वल 1/2 kx स्क्वायर या w इक्वल 1/2 kx स्क्वायर। तो ये अपना टॉपिक था स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। ठीक है, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो है ये हमारा टॉपिक था। नए टॉपिक की बात करते हैं और ऊर्जा देखते हैं। देखो, ऊर्जा के विभिन्न रूप और ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, अपने ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बात करेंगे। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप, तो ये अपना क्या है, टॉपिक है। तो अब सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या देखते हैं,
सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा अपने किसे कहते हैं। तो वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे अपने क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा अपने कहते हैं वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता, वस्तु द्वारा कार्य करने की, वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, उसे अपने ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देखिए, अपने ऊर्जा की जब गणना की जाती है तो किसी वस्तु के अंदर मान लीजिए ऊर्जा है, ठीक है, उस अवस्था से उसे वहाँ तक लेकर के जाना होता है जहाँ तक वस्तु जो है वो इस योग्य न बचे कि वो कार्य कर सके। ठीक है, वस्तु जो है उसमें क्या है, ऊर्जा विद्यमान है और वस्तु को अपने उस पोजीशन तक लेकर के जाते हैं जहाँ तक जो है वस्तु जो है वो कार्य करने की अवस्था में ना रहे। अब इसमें जितनी ऊर्जा थी वो अपने क्या होती है, इसकी कुल ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर अपने ऊर्जा का मापन करना होता है तो अपने क्या करते हैं, उसे उस अवस्था तक लेकर के आते हैं जिस अवस्था तक वो कार्य करने के योग्य ना रहे। ठीक है, जैसे प्रारंभ में उसके पास में कोई ऊर्जा थी और अपने कहाँ लिया, उसे कार्य न करने की अवस्था में लिया है, तो उस ऊर्जा को खर्च करके उसने जो कार्य किया है वो कार्य जो है वो किसके बराबर आ जाता है, ऊर्जा के बराबर आ जाता है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि ऊर्जा जो है उसका मापन उस कार्य के द्वारा किया जाता है जिससे वस्तु जो है कार्य करते हुए उस अवस्था तक पहुंच जाए जहाँ तक वो कार्य करने की अवस्था में ना रहे। क्या कहलाती है, वो ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का यदि मात्रक देखा जाए तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, जो SI पत्ती होती है या MKS पत्ती होती है उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो अपने किसका मात्रक था, जो अपने पास में कार्य का मात्रक था। और इसके अलावा अपने CGS पत्ती में जब इसका मात्रक लिखते हैं तो इसका CGS पत्ती में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। तो MKS पत्ती में जूल और CGS पत्ती में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, ये CGS पत्ती में अपने पास में मात्रक है इसका। और अन्य मात्रक देख लीजिए, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक kWh अपने इसका मात्रक होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक kWh। ठीक है, देखिए ये जो अपने पास में कार्य के मात्रक होते हैं सेम वही मात्रक किसके होते हैं, सेम वही मात्रक ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, जो कार्य है उसका मात्रक और जो ऊर्जा है उसका मात्रक, दोनों के मात्रक अपने क्या लेते हैं, एक दूसरे के बराबर लिए जाते हैं। तो यहाँ ऊर्जा का मात्रक अपने क्या लेते हैं, जूल लेते हैं MKS पत्ती के अंदर, और यही मात्रक अपने किसके लिए लेते हैं, कार्य के लिए लेते हैं। और जो CGS पत्ती है, CGS पत्ती के अंदर कार्य का मात्रक अपने क्या ले रहे थे, अर्घ ले रहे थे, और ऊर्जा का मात्रक भी अपने क्या लेते हैं, अर्घ लेते हैं। अन्य यदि अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और kWh की बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अपने पास में होता है वो भी किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, और kWh जो है वो भी हमारे पास में किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ये दोनों ही जो मात्रक है किसके मात्रक है, अपने पास में ऊर्जा के मात्रक है। सबसे पहले तो एक kW इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर लो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जो है अपने पास में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अपने जिसे कहते हैं, उसके ये क्या होता है, बराबर होता है। कूलाम इंटू वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, हमारा जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। ध्यान रखना, आप जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन उठाओ 1.6 × 10⁻⁻19 लिखते हो, और साथ में आपको अकेला कूलाम नहीं लिखना है, साथ में और कौन आएगा, वोल्ट आएगी। और अपने जब वोल्ट को और कूलाम को एक साथ लिखेंगे तो उसे किस रूप में लिखते हैं, जूल के रूप में लिखते हैं। तो ये बन गया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और जो अपने पास में kWh है, kWh जिसे अपने साधारण भाषा में यूनिट कहते हैं, तो एक यूनिट की जो अपने बात करते हैं तो एक यूनिट बोल सकते हैं या अपने एक kWh इसे बोल सकते हैं। 12वीं क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि अपने पास में जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे जब व्यावसायिक मात्रक की बात करते हैं तो उसका व्यावसायिक मात्रक हम लोग काम में लेते हैं यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट उसे बोला जाता है, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। सीधा सीधा अपने इसे क्या कहते हैं, साधारण भाषा में यूनिट कहते हैं। ये भी ऊर्जा नापने का अपने पास में एक मात्रक होता है जिसे अपने क्या लिखते हैं, kWh लिखते हैं। देखो अपने इसके अंदर यदि kWh को क्या किया जाए, जूल में बदला जाए तो सबसे पहले किलो वाट है, इसे अपने किस में बदलेंगे, वाट में बदलेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, इसे 1000 लिख दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, वाट में बदल जाएगा। घंटा जो है इसे आप लोग मिनट में बदलोगे, फिर किस में बदलोगे, सेकंड में बदलोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60 × 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 × 60 सेकंड आ जाएगा। या आप लोग लिख सकते हो 1000 ×
3600 और वाट इंटू क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, वाट इंटू सेकंड आ जाएगा, जिसे अपने जूल कहते हैं। और इसे लिख सकते हो 3.6 गुणा 10⁻⁻6 जूल, ठीक है, या वाट इंटू सेकेंड अपने इसे लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या है, इसका मात्रक है 3.6 गुणा 10⁻⁻+6 प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। देखिए ये 3 जीरो है और ये 2 जीरो है, तो दोनों मिलकर के 5 बन जाते हैं, और जब एक पॉइंट और लगा देंगे तो ये बनेगा 3.6 गुणा 10⁻+6 जूल, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, -19 कूलाम आएगा, प्लस आएगा यहाँ 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो देख लीजिए आप लोग कि अपने जब यूनिट की बात करते हैं तो सीधा सीधा अपने क्या लिख देते हैं, इसे 1 यूनिट या 1 kWh इसे लिख देते हैं। यदि इसे जूल में लिखा जाता तो अपने पास में जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये 36 है, 36 के बाद में 2 शून्य तो ये आती है और 3 शून्य ये आती, करीब करीब 36 लाख के बराबर ये मान बनता। तो अपने जब पाठ्यांक नोट किए जाते तो एक तो अपने बोलते 36 लाख, एक अपने सीधा बोल रहे हैं 1 kWh या 1 यूनिट। तो ये अपने क्या है, बिल्कुल आसान है, जो किसके बराबर है, 3.6 गुणा 10⁻+6 जूल के बराबर है, ठीक है। इसके अंदर 1-2 बातें आप लोग और याद रखना। देखो जैसे ये मात्रक तो अपने कार्य और ऊर्जा के सेम होते हैं, जैसे कार्य और ऊर्जा का मात्रक अपने जूल और अर्ग लेते हैं, पर अपने सामान्यतः जो काम में लेते हैं ना ऊर्जा के लिए, अपने इनको काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या kWh को काम में लिया जाता है, ठीक है। हालांकि मात्रक दोनों के सेम है, ये कार्य के भी मात्रक है और किसके मात्रक है, ऊर्जा के भी मात्रक है, बिल्कुल यही बात यहाँ पर है, ये कार्य का भी मात्रक है और किसका मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। अब यदि विमा की बात कर ली जाए कि यहाँ से इसकी विमा क्या होगी, तो देखिए विमा की जब अपने बात करेंगे तो अपने लिखेंगे कार्य किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के। बल का मतलब अपने क्या लिखते हैं, विमा m1 L1 T-2 और विस्थापन के लिए क्या लिखते हैं, L⁻1। तो विमा बनती है m1 L2 T⁻2, ठीक है। ये जो अपने पास में विमा आई है m1 L2 T-2, ये विमा किसकी विमा है, ऊर्जा की विमा है, और यही विमा जो है वो किसकी विमा है, कार्य की विमा है, m1 L2 T-2। ये हमारे पास में जो विमा है किसकी है, ऊर्जा की। m1 L1 T-2 बल की है और L1 किसकी विमा होती है, विस्थापन की विमा होती है। दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो बनता है m1 L2 T-2, ठीक है। ये अपने पास में बन जाता है इसका विमीय सूत्र। अब आगे अपनी बात कर लेते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूपों की, कि ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। जैसे अपने पास में एक तो ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले ऊर्जा लेते हैं अपने, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम अपने पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो होती किसके कारण है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा अपने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था जब अपने टॉपिक कर रहे थे कि अपनी यांत्रिक ऊर्जा कुल E थी, जो किसके बराबर थी, जो K + U के बराबर थी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसके कारण होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है कण की गति के कारण या कण के अभिविन्यास के कारण। जैसे अपने स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है, किसी भी कण की स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और जो कण की गति के कारण ऊर्जा होती है वो उसकी कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जब मिलती है तो वो जो ऊर्जा बनती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, कण की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो ये अपने पास में यांत्रिक ऊर्जा है। दूसरा अपने पास में आता है आंतरिक ऊर्जा। दूसरी जो ऊर्जा है वो कौन सी है, आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जो है ये भी अपने पास में 2 प्रकार से होती है। एक तो अपने आंतरिक स्थितिज ऊर्जा लेते हैं और एक लेते हैं आंतरिक गतिज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा किसके कारण होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है कणों के एक तो कंपन के कारण, और एक होती है कणों, जैसे अपने 2 परमाणु उनके मध्य जो अंतराणविक बल लग रहे हैं उनके कारण। तो अंतराणविक बलों के कारण जो ऊर्जा होती है उनकी, वो तो कौन सी होती है, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो कणों के कंपन के कारण ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, वो उनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की ऊर्जा होती है अपने आंतरिक ऊर्जा भी, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। जो कण है उनकी स्थिति है, यानी उनके मध्य क्या लग रहे हैं, अंतराणविक बल लग रहे हैं जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, तो उसमें उनकी ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और कण जो है वो अपने लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, तो इनके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, उनकी गतिज ऊर्जा होगी। जैसे अपने गैस के परमाणुओं की बात करते हैं तो उनमें भी ऊर्जा होती है, कौन सी, आंतरिक ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो लगातार क्या करते रहते हैं, हवा में गति करते रहते हैं। तो ये ऊर्जा का दूसरा रूप है आंतरिक ऊर्जा। तीसरे रूप की अपने बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा की।
विद्युत ऊर्जा, तो ये तो वो ऊर्जा है जो अपने सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं सामान्य जीवन में, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है इसके अंदर अपने जैसे सेल की यदि बात की जाए तो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो वो जो अपने पास में ऊर्जा आती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। पर इसके अलावा भी आप सभी जानते हो कि विद्युत ऊर्जा जो होते हैं वो अनेक रूपों में अपने प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने सामान्य जो पवन चक्की होती है उनसे भी अपने ऊर्जा जो कौन से रूप में बदल लेते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल लेते हैं। जो सोलर सेल होता है उससे भी अपने क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। और भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, उनको कौन से रूप में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है। जैसे अपने बल्ब वगैरह हो गया, उनमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, मोटर वगैरह गति करती है वो भी कौन सी ऊर्जा की वजह से करती है, विद्युत ऊर्जा की वजह से करती है। अगली ऊर्जा की यदि अपने बात करें तो वो ऊर्जा आती है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा देखिए कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा अपने पास में होती है किसी ईंधन के ज्वलन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी ईंधन के ज्वलन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा अपने पास में होती है, वो रासायनिक ऊर्जा हमारे पास में होती है। देखिए ये कोई अकेले नहीं है कि अपने ईंधन की बोले, और भी बहुत सारे रूप होते हैं रासायनिक ऊर्जा के। परंतु अपने सामान्य बात करें जैसे विद्युत ऊर्जा की अपने बात की थी भी, सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल इसी तरीके से रासायनिक ऊर्जा ईंधन के ज्वलन से जो अपनी ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, अपने को रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए अपने पास में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनसे भी अपने क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो भी कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अभिक्रियाएं देखिए अपने एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, और एक हमारे पास में क्या होती है, ऊष्मा शोषी होती है। एक तो ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी में क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब क्रियाकारक जो है आपस में अभिक्रियाएं करते हैं तो उनसे अपने पास में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। और ऊष्मा शोषी में क्या होती है, ऊष्मा जो है वो बाहर से जो है अपने को देनी पड़ती है। तो ये अपने पास में जो ऊर्जा का रूप है कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें तो ऊष्मीय ऊर्जा तो ताप वगैरह के कारण जो अपने पास में ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का कौन सा रूप है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूप है। ठीक है, जो अणु होते हैं उनकी स्थानांतरण गति, कंपन गति, दोलन गति, उन सभी के कारण उनमें क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, अन्य ऊर्जा एक अपने पास में प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा, या फिर आगे अपनी बात करें नाभिकीय ऊर्जा। तो ये भी अपने पास में ऊर्जा के क्या है, अन्य रूप है। जैसे प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो अपने पास में जो विकिरणें होती है उनके जो दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर जो विकिरणें आती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, अपने प्रकाश ऊर्जा होती है, जिससे वो किसी वस्तु पर गिरती है और अपनी आंखों के रेटिना पर क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। जैसी संवेदना उत्पन्न होती है वस्तुएं अपने को दिखाई देती है। तो जिनके कारण अपने को वस्तुएं दिखाई देती है वो ऊर्जा का कौन सा रूप है, प्रकाश ऊर्जा है। और जिस ऊर्जा के कारण क्या होता है, अपने कान का जो तनपुट है या जो पर्दा है उस पर कंपन उत्पन्न होता है, जिससे अपने जो स्वरण की संवेदना उत्पन्न होती है और अपने को आवाज़ें सुनाई देती है, ध्वनियाँ सुनाई देती है, वो ऊर्जा का कौन सा रूप है, ध्वनि ऊर्जा का रूप है। सौर ऊर्जा की यदि बात की जाए कि सौर ऊर्जा अपने कौन सी होती है, तो सौर ऊर्जा होती है अपने जो सूर्य होता है या जो अपने पास में ग्रह उपग्रह ये सभी जो है उनकी वजह से जो हमारे पास में ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का कौन सा रूप है, सौर ऊर्जा का रूप है। ठीक है, और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता की बात करें तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी E = mc²। इस समीकरण के अकॉर्डिंग अपने पास में जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा कौन सी होती है, वो हमारे पास में द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण की ऊर्जा होती है। दूसरा देखिए, जो अपने पास में द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता ऊर्जा है ये कहाँ से आती है, तो आइंस्टीन ने सबसे पहले क्या किया था, आइंस्टीन ने सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र दिया था E = mc², जिसमें उसने बताया था कि द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, और इससे अपने को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे यदि अपने देखें कि यदि अपने 1 kg द्रव्यमान है, 1 kg द्रव्यमान को यदि किस में बदला जाए, ऊर्जा में बदला जाए, तो आप लोग देखोगे कि E = 1 × 3 × 10⁸ तो अपने ये लिख दिया और ऊपर अपनी क्या आ जाएगी, इसकी होल स्क्वायर आ जाएगी। इसे जब अपने सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने पर 9 × 10⁻16 अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 × 10⁻16 जूल जो है ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। तो इससे अपने को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। इसे आप लोग देख सकते हो कि 1 kWh से ही कितनी ज़्यादा ऊर्जा है। इसका बचा हुआ पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।